हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार वढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली आपका 12th क्लास है, ज्योग्राफी हम लोग देख रहे हैं और प्राइमरी एक्टिविटी का जो हमारा पार्ट है उसी को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। तो कल हमने प्राइमरी एक्टिविटी में जब हम लोग शुरू करे थे तो हमने एग्रीकल्चर को देखा था, कृषि को हम लोग पढ़ रहे थे। और कृषि में हमने पहले आपका निर्वाह कृषि को पढ़ा। उसमें भी हमने इसको दो भागों में बांटा था। एक थी आदिम कृषि, जिसको हमने शिफ्टिंग का भी नाम दिया था कि स्थानांतरण भी आपका कहा जा सकता है इसे। ठीक है, तो उसी को हम लोग देख रहे थे। दूसरी होती थी गहन कृषि, तो उसी पर हम लोग बात कर रहे थे। कल हमने देखा कि ये जो कृषि है ये बेसिकली आपका कर्क और मकर रेखा का जो आपका ट्रॉपिकल रीजन है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, उसी सेक्टर में ये आपका की जाती है। और उसी पर हम लोग आपका देख भी रहे थे और उन्हीं को हम लोग आपका गौर करके बात भी कर रहे थे कि किस प्रकार से ये की जाती है। क्लियर है? तो बहुत सारी चीजों को इसके अंतर्गत हम लोग देख चुके थे, इसमें बात भी कर चुके थे। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि इन क्षेत्रों में वनस्पति को जला दिया जाता है। जहां पर ये खेती करते हैं, जंगल को साफ किया और वहां के क्षेत्र की वनस्पति को जला दिया। जली हुई राख की परत उर्वरक का कार्य करती है। कह रहे जो जली हुई राख है, उस राख से क्या होता है, उर्वरक का जो कार्य है वो आपका किया जाता है। इस प्रकार स्थानांतरण कृषि, कृतन एवं दहन कृषि भी कहा जाता है। हम इसको शिफ्टिंग एवं दहन, जलाई हुई कृषि के नाम से भी हम इसको जानते हैं। दहन का मतलब होता है जलाना। क्लियर है? इसको जानते हैं। कह रहे इसमें बोए गए खेत बहुत छोटे होते हैं और कह रहे हैं कि अगर आप इसमें खेत के एरियो की बात करोगे तो आप ये नहीं कह सकते कई हेक्टेयर में है, कई सौ बीघे में है, बल्कि छोटे छोटे पैसेज में होते हैं आपके प्लॉट जैसे। एवं खेती भी पुराने औजारों से, यानी कि जैसे आपका लकड़ी हो गया, कुदाली हो गया, फावड़े के द्वारा क्या की जाती है, इसमें खेती की जाती है। और कह रहे हैं कि कुछ समय पश्चात 3 से 5 वर्ष जब मिट्टी का उपजन समाप्त हो जाता है, तब कृषक नए क्षेत्र में वन जलाकर कृषि भी भूमि के लिए तैयार करते हैं। और कह रहे हैं इन सबको फूंक फाक कर हम लोग क्या करते हैं, कृषि में आपका जलाकर हम लोग इस भूमि को आपका तैयार करते हैं। कुछ समय पश्चात कृषक वापस पहली कृषि क्षेत्र पर कार्य करने लगते हैं। अब पता होता क्या है बच्चों इसमें, बेसिकली जैसे मान लीजिए ये किसी क्षेत्र में गए, मान लीजिए अमेजन बेसन के क्षेत्र में ये लोग खेती करते, वहां पर पहुंच गए, उस पूरे रीजन को साफ कराए। अब साफ किया तो हूँ, झाड़ी पेड़ जो भी था उसको काटा उस समय के लिए, क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें प्रॉपर पड़ती हैं, तो वहाँ हीटिंग बहुत ज्यादा होती है, तो वनस्पति बहुत जल्दी सूख भी जाती है। जैसे वनस्पति सूखा, उसको हमने बंद कर दिया, आग लगा दी इसमें। आग लगने के बाद जल के जो आपकी राख बच जाती है, उसको वो इक्वली आपका अच्छे से फैला देते हैं। फिर खुदाड़ा फावड़े की मदद से उसको खोदते हैं। फिर उसमें 1 या 2 मुश्किल से वो लोग क्या करते हैं, आपका फसल लेते हैं। फिर किसी दूसरी भूमि पर पहुंच जाते हैं, उस प्रोसेस को करते हैं और वापस 3 से या 5 साल के बाद फिर उस पहली वाली भूमि पर जाते हैं। मान लीजिए एक भूमि इन्होंने ये बना दी, एक भूमि इन्होंने ये बता दी, एक भूमि ये बना दी और एक ये बना दी, 5 हो गई। मान लीजिए अब इस पे करेंगे, अगली बार इस पे करेंगे, अगली बार इस पे करेंगे, अगली बार इस पे करेंगे, फिर वापस कहाँ पहुंच जाएंगे, या तो इस पे पहुंच जाएंगे या फिर तीसरे साल। तो 3 या 5 साल में जाकर वापस उसी क्षेत्र में उसी लैंड पर क्या करते हैं, ये लोग आपका ध्यान रखना है, ये लोग आपका अपनी खेती करते हैं। क्लियर है? तो ये भी हमको इसमें सब चीजों पर गौर करके देखना। ठीक, कह रहे हैं कि इस कृषि कार्य में सबसे बड़ी समस्या यह है कि इस क्षेत्र में भूमि की उर्वरकता कम होती है। इससे झूम का चक्र लगकर आग कृषि तैयार करना छोटा होता है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। भारत के लिए उत्तर पूर्वी राज्यों में इसे झूम, मध्य अमेरिका एवं मैक्सिको में इसको मिलाप, यानी कि तो आप इसे एक बार अच्छे से एक बार देख लीजिए पूरा, कुछ अभी जितना पढ़ा है फिर आगे बढ़ेंगे। देख लिया इतना? क्लियर है? कह रहे हैं कि इस कार्य क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या यह है कि
इस क्षेत्र में भूमि की उर्वरकता कम की जाती है, जिससे झूम का चक्र आग लगाकर कृषि कार्य तैयार करना होता छोटा होता है। उसे कछबंडीय क्षेत्रों में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। अब कैसे जानते हैं इसको? अलग अलग दोबारा मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर हम भारत की बात करें तो भारत के जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं, इसको कहते हैं उत्तर पूर्वी राज्यों में झूम। ये क्वेश्चन आते हैं और पूछे भी जाते हैं। और जो आपकी मध्य अमेरिका है, मध्य अमेरिका में मैक्सिको में इसको बोलते हैं मिलाप, मलेशिया इंडोनेशिया में बोलते हैं लदांग। ठीक, तो ये इसके नाम है। तो भारत में क्या है, इसको हम क्या कहते हैं? नॉर्थ ईस्ट में बेसिकली भारत की बात करें हम इसको झूम कहते हैं। और मध्य अमेरिका में इसको क्या कहा जाता है? मिलाप। और वहाँ इंडोनेशिया में और आपका हम मलेशिया में क्या बोलते हैं? लदांग कहते हैं। तो आप ऐसे क्षेत्र का पता लगाइए कि इस प्रकार की कृषि की जाती है और किस नाम से पुकारा जाता है। अब आप मुझे बताएंगे क्या हमारा जो राज्य है, क्या हमारे राज्य में इस प्रकार की कृषि की जाती है? और की जाती है तो कहाँ होती है? ये देखिए, ये तो गहन निर्वाह का इमेज है। तो ये कृषि हो गई। अब हम दूसरी जो कृषि है उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं और उसी में हम लोग ये सारी चीजें गौर करके देखें। जैसे अब हम लोग देखने जा रहे हैं गहन निर्वाह कृषि। क्या देख रहे हैं? गहन निर्वाह कृषि। तो गहन निर्वाह कृषि आगे बढ़ने से पहले किसी को भी इस कृषि में कोई भी आपका डाउट है, कोई भी क्वेरी है कि आदिम निर्वाह कृषि कैसी होती है, कहाँ पर की जाती है, क्या कंडीशंस हैं, किसी को कुछ भी पूछना है आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए, कह रहे हैं कि इस प्रकार की कृषि मानसून एशिया में घने बसे देशों में की जाती है। कह रहे जो गहन व आपका निर्वाह कृषि है उनको बेसिकली क्या कर रहे हैं? कृषि का जो मानसून है एशिया में घने बसे जो आपके देश हैं उन देशों में वो आपका की जाती है। गहन निर्वाह कृषि दो प्रकार की है। कैसी है? जो गहन निर्वाह कृषि है वो कैसी है? दो प्रकार की है। पहला देखिए, पहली क्या है? पहली इसमें की गई है चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि। इसके ऊपर डिपेंडेबल है बेसिकली जो इसकी मेन क्रॉप्स कौन सी है? तो राइस है, आपका चावल है। इसमें चावल प्रमुख फसल होती है। अधिक जनसंख्या घनत्व के कारण खेतों का आकार छोटा होता है। अब कह रहे हैं कि हमारे यहाँ जो डेंसिटी है, लोगों का जो जनसंख्या घनत्व है वो अधिक है और जनसंख्या घनत्व अधिक होने की वजह से जो खेतों का जो आकार है उनका कैसा है? वो आपका छोटा है। तो कृषि कार्य में कृषक का संपूर्ण परिवार लगा रहता है और भूमि में गहन उपयोग होता है। यंत्रों की अपेक्षा मानव श्रम अधिक है। तो बेसिकली क्या है? गहन श्रम निर्वाह में क्या है कि यंत्रों की अपेक्षा कैसा है कि मानव अधिक कार्य कर रहा है, यानी कि मशीनरी काम ना कर कर ह्यूमन जो बॉडी है वो काम कर रही है। तो ये किसमें है? चावल गहन निर्वाह के। देख लिया। और क्या कह रहे हैं कि उर्वरकता बनाए रखने के लिए इसमें क्या करते हैं? पशुओं की गोबर की खाद, हरी खाद का उपयोग किया जाता है। इससे में कृषि प्रति इकाई उत्पादन अधिक होता है, परंतु कृषि उत्पादन कम ही रहता है। कृषक उत्पादन कम है, कृषि उत्पादन तो अच्छा होता है। तो एक इसमें अगर आप देख रहे हैं कि ये कृषि कहाँ की जाती है, तो मानसूनी एशिया में घने बसे। और गहन निर्वाह क्या है? चावल प्रधान निर्वाह कृषि। तो इसको देख लीजिए। फिर इसके बाद दूसरे पॉइंट पर हम चलेंगे, चावल रहित गहन निर्वाह। तो बेसिकली इसमें मेन फसल क्या है? चावल ही है। चलिए, हो गया। दूसरी बात कर रहे हैं इसमें चावल रहित गहन निर्वाह कृषि। कह रहे हैं कि मानसून एशिया के अनेक भागों में उच्चावच जलवायु, मृदा तथा अन्य भौगोलिक कारकों की विभिन्नता के कारण धान की फसल उगाने और के लिए संभव नहीं। उत्तरी चीन, मंचूरियन, उत्तरी कोरिया, उत्तरी जापान गेहूं सोयाबीन जो उत्तरी कोरिया जापान गेहूं सोयाबीन सोरप्पा बोया जाता है। इसमें भारत में गंगा सिंधु गंगा के मैदान में पश्चिम भागों में गेहूं और दक्षिण भागों में शुष्क प्रदेश में ज्वार की मुख्य रूप से फसल उगाई जाती है।
हम लोग क्या उगाते हैं? ज्वार। इस कृषि में अधिकतर विशेषता यह है कि जो चावल कृषि प्रधान क्षेत्र है इसके अंतर्गत इसमें सिंचाई की जाती है। क्या करते हैं? इसमें सिंचाई की जाती है। तो ये देखिए ऐसे ही कैसे धान की रोपाई की जाती है, आप इसको अच्छे से देख सकते हैं कि धान की कैसे आपका रोपाई की जा रही है। बेसिकली आप इसको देख लीजिए, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो दोनों आपको स्पष्ट होना चाहिए, दोनों में क्या है। ठीक, तो अगर क्वेरी बनती है, कोई डाउट बनता है तो मुझसे पूछिए, फिर मैं आपको समझाऊंगा। देख लिया बच्चों। अब देखिए इसमें क्या है, ये चावल के अलावा तो जीवन जो ये गहन निर्वाह कृषि में दो प्रकार की खेती, एक चावल वाली ऐसा समझिए, और दूसरा है बिना चावल वाली, जिसमें सोयाबीन, गेहूं, चना, मटर इत्यादि सब चीजें बोई जा रही हैं। इनको हमने ऐड किया है। ठीक है, और ये हमने इसमें यहाँ तक आपका देख लिया। अब ये आपका रोपण कृषि का एग्जाम्पल है कि चावल में आपका रोपण होता है। ये क्षेत्र हैं गहन निर्वाह कृषि के, जहां पर बेसिकली ये आपका होती है। ये पूरा रीजन जो है आप इसमें अच्छे से देख सकते हो, यही वो रीजन है जहां पर ये हो रही है। क्लियर है? इससे स्पष्ट रूप से देखिए। चलिए, हो गया। आगे बढ़िए। अगली कृषि है इसमें रोपण कृषि। और आप जानते हैं कि रोपण कृषि में केवल आप धान की रोपाई नहीं कर सकते। तो रोपण कृषि है क्या एक्चुअल में, ये थोड़ा सा आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा जब आप इसको अच्छे से गौर कर पढ़ोगे, और बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। कह रहे यूरोपीय लोगों ने विश्व के अनेक भागों में औपनिवेशिकरण किया है, कॉलिज्म सिस्टम को अपनाया बेसिकली। आप जानते हैं कि यूरोप में ग्रेट ब्रिटेन ने बहुत सारे देशों पर राज करा है। उसी समय जो औपनिवेशीकरण था, इसी औपनिवेशीकरण में क्या हुआ, कृषि के कुछ अन्य स्वरूपों की शुरुआत की गई, जैसे रोपण कृषि, बृहद स्तरीय लाभ उन्मुखी उत्पादन प्रणाली, यूरोपीय उपनिवेश के अधीन उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में चाय, कॉफी, कोक, रबड़, कपास, गन्ना, केला, अनानास की आपका पौधों की जो फसल है वो आपकी लगे। आप देखते हैं कि चाय का प्लांटेशन, कॉफी का, कोकोआ, रबड़, काफी, गन्ना, केरल मतलब केला, अनानास, इन सब की क्या की गई थी, प्लांटेशन की गई थी, इनको रोपण किया गया। इनको आपका लगाया गया, फिर ये बड़े हुए, फिर इनसे हमको चाय की पत्ती से चाय प्राप्त हुई, कॉफी बनी, कोकोआ जिससे चॉकलेट बनती है, कॉफी हम लोग यूज करते हैं, रबड़ आई आपका नेचुरल, फिर उसके बाद आप जानते हैं कॉटन जो आपकी कपास है जिससे हमारे कपड़े बने होते हैं, फिर गन्ना आया, शुगर केन, फिर केला आया, फिर अनानास। ये सब क्या है, ये वो फसल है जो रोपण फसल है। तो आप क्या कहेंगे कि यूरोपीय लोगों ने विश्व में अनेक भागों में औपनिवेशन किया और कृषि के कुछ अन्य स्वरूपों की शुरुआत की, जिसमें जैसे कृषि में आपका रोपण और जो बृहद स्तरीय लघु उत्पादन प्रणाली है। सबसे बड़ी बात है इसमें प्रॉफिट बहुत है। कैसा है इसमें, यह आपका प्रॉफिटेबल बहुत ज्यादा है, इसमें आपको लाभ बहुत मिलेगा। देख लिया, हो गया बच्चों। चलिए, इतना हुआ। अब आगे देखिए क्या कह रहे हैं। कृषि की प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें कृषि के क्षेत्र में आकार बहुत विस्तृत होते हैं, इसमें अधिक पूंजी निवेश, उच्च प्रबंधन एवं तकनीकी आधार वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। तो क्या किया जाता है, इन सब का प्रयोग इसके अंतर्गत किया जाता है। तो इस कृषि क्षेत्र की प्रमुख विशेषता क्या है, यह आपको बतानी है। तो इसमें पूछ ले, इसमें कृषि का आकार बहुत बड़ा है और पूंजी अधिक लगती है, उच्च प्रबंधन है और तकनीकी आधार है, और वैज्ञानिक जो विधियां हैं इनका प्रयोग किया जाता है। यह एक फसली कृषि है जिसमें किसी एक फसल के उत्पादन पर केंद्रण किया जाता है। श्रमिक सस्ते मिल सकते हैं, यातायात विकसित हो चुका है जिसके द्वारा बागान और बाजार सुचारू रूप से जुड़े हैं। कैसे हैं, बागान और बाजार सुचारू रूप से जुड़े हुए हैं। ठीक, ये देखना। कह रहे हैं कि फ्रांसीसियों ने पश्चिमी अफ्रीका में कॉफी एवं कोकोआ की पौधे लगाई हैं। कैसा किया है, इन्होंने कोकोआ की क्या लगाई है, पौध लगाई हैं। कहाँ,
पश्चिमी अफ्रीका और कॉफी। ब्रिटेन ने भारत में श्रीलंका में चाय के बागान लगाए हैं। अब देखिए ये क्या हुआ है, अगर आप इनको देखेंगे उसमें उच्च प्रबंधन चाहिए, हाई टेक्नोलॉजी चाहिए। फ्रांसीसी ने क्या करा, फ्रांसीसी कहाँ चले गए थे, वेस्टर्न अफ्रीका, इन्होंने क्या लगाया, कॉफी कोकोआ की पौध लगाए। ब्रिटेन में जो आपके ब्रिटेन के लोग थे, इन्होंने भारत और श्रीलंका में क्या लगाया है, चाय के बागान। मलेशिया में रबड़ लगाई, इनके बाग लगाए। और पश्चिमी द्वीप समूह में इन्होंने क्या लगाया, गन्ना और केले की फसल विकसित की। स्पेन के जो लोग थे और अमेरिकाई लोग थे, फिलीपाइंस में क्या लगाया, नारियल वह आपका गन्ने के बागान लगाए। इंडोनेशिया में गन्ने की खेती की। तो हर कंट्री के जो लोग थे, खास करके यूरोपियन जो कॉलिज्म था, वो अपने बेनिफिट और बेनिफिशियल के आधार पर ये सारी चीजें कर रहा था। क्लियर है, देख लिया, चलिए देख चुके हैं, इतना इस पे काम भी कर चुके हैं। चलिए अब इसके बाद थोड़ा सा, अब देखिए हॉलैंड में, क्योंकि डच जो लोग थे वो कहाँ के थे, हॉलैंड के थे, तो हॉलैंड वालों ने एकाधिकार किया। ब्राजील में अभी भी कुछ कॉफी के बागान हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, फजिंडा कहा जाता है। अगर कोई आपसे पूछ ले कि ब्राजील में कॉफी के बागानों को क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे ब्राजील में कॉफी के बागानों को फजिंडा कहा जाता है। यूरोपीय के नियंत्रण में थे, वर्तमान में अधिकतर बागानों के स्वामित्व आपका देशों की सरकार के नागरिकों के नियंत्रण में था। और क्या चीज थे, ये सब वहां इन्हीं के आपका नियंत्रण में भी ये सारी चीजें थी। वर्तमान में अधिकतर बागानों का स्वामित्व देशों की सरकार और नागरिकों का नियंत्रण में है। ठीक है, ये लोग इसका स्वामित्व करते हैं, ये लोग इसका सब कुछ आपस में मैनेजमेंट करते हैं, सब कुछ इनके हाथ में ही है। ठीक है, ये इनको हमको देखना है। ठीक, ये हमने देख लिया, याद रहेगा इतना, यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन। और कह रहे हैं कि विस्तृत अनाज की अगर हम बात करें, अब ये तो आपने नॉर्मल पैटर्न देख लिया एग्रीकल्चर का, इसमें बात कर रहे हैं कि विस्तृत अनाज कृषि जहां पर बहुत बड़ी मात्रा में होता है। ठीक है, ये देखिए थोड़ा सा बात करते हैं इसी में भी। कह रहे हैं कि मध्य अक्षांशों के अतिरिक्त अर्ध शुष्क प्रदेशों में इस प्रकार की कृषि की जाती है। इसकी मुख्य फसल गेहूं है। क्या है इसकी मुख्य फसल, आपका गेहूं है। यद्यपि अन्य फसलें जैसे मक्का, जो रही, जई बोई जाती है, इसमें कृषि क्षेत्र में कृषि का आकार बहुत बड़ा होता है। और ध्यान रखना है, खेत जोतने में फसल काटने तक सभी कार्य के लिए यंत्र का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जो विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि है, बेसिकली आपकी जो फार्म एग्रीकल्चर होते हैं ना, बड़े बड़े क्षेत्रों में की जाते हैं, उस पर आधारित है। ये कैसी है, उसी पर बेस है और उसी पर आधारित है और उसी के अनुसार चलती भी है। ठीक है, अब देखिए, और कह रहे हैं कि इसे प्रति एकड़ में कम होता है, इसमें प्रति एकड़ उत्पादन कम होता है, परंतु प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक होता है। अब देखिए, ये मशीन है, आप इसको अच्छे से देख पाएंगे। कोई फसल इसमें काट रहा है, कंपाइन चल रही है, बराबर इसमें मशीन से गिर रहा है। ये देखिए मशीनीकृत है, क्लियर है। और अनाज को काटने के लिए कैसे मशीन इसमें प्रयोग में ली जा रही है, आप देखिए। देख लिया, आगे बढ़ जाए, चलिए। तो एक बार थोड़ा सा ये देख लिया था, इस इमेज को गौर करिए कि कहां पर ये विस्तृत जो कृषि है इस तरह से की जा रही है। ये लिखा है ना, विस्तृत वाणिज्य कृषि अनाज क्षेत्र। तो देखिए मैं आपको थोड़ा समझाता चलूंगा और आप देखते चलिए। ये उत्तरी अमेरिका का पार्ट है, तो बेसिकली आप कनाडा का रीजन हो गया, ये आपका अमेरिका का रीजन है, ये दक्षिण अमेरिका में है, ये साउथ अफ्रीका का रीजन है, ये कुछ यूरोप का पार्ट है, कुछ एशिया का पार्ट है, इधर ये ऑस्ट्रेलिया है जो है। इन क्षेत्रों में इसको ज्यादा की जाती है, यहीं का विस्तार जो है देखने को मिलता है। तो अब आपके चैप्टर में इतना ही, बहुत सारी चीजों को पढ़ा है, बहुत सारी कृषियों को देखा है, इन पर गौर करिए। रोपड़ एग्रीकल्चर को देखिए, गहन निर्वाह कृषि को देखिए, विस्तृत फार्म को देखिए, किन किन क्षेत्रों में वर्ल्ड लेवल पर कैसे उनका मार्क्स प्रोडक्शन हो रहा है, इन सभी पर बात की। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।